हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ टू एनालाइज मॉक। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप अपना मॉक का स्कोर 110 से 140 तक कैसे लेके जा सकते हैं। उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मॉक को कैसे एनालाइज करना है, इसके बारे में एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए, और मुझे भी लगा कि हाँ, ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक सेकंड अटैम्प्ट किया था, और उसके अंदर ये मेरा स्कोर रहा। 95% एक्यूरेसी रही और काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई, 99%। ये लगभग हर सब्जेक्ट का सेक्शन वाइज स्कोर रहा। 48, 27 और 43। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस का 27 काफ़ी अच्छे मार्क्स लगे मुझे। खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जीके के अंदर इतने टाइम बाद इतने अच्छे स्कोर आ पाएंगे। और इसमें मैं मेनली कहूँगा कि जो दो चार मेरे गैसेस थे वो भी सही हुए, जिस वजह से इतना अच्छा स्कोर आ पाया। वरना मुझे 20-21 नंबर की उम्मीद थी कि मैं स्कोर कर पाऊँगा, लेकिन 5 से 6 नंबर जो मैंने गैस वर्क किया उसकी वजह से अच्छे स्कोर आ पाए इसके अंदर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि मॉक को एनालाइज करने की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको एक मॉक एनालिसिस शीट बनानी है। कि आप लोग ये देख सकते हो, मेरी खुद की 2025 की तैयारी के टाइम की मॉक एनालिसिस की शीट है। इसके अंदर आप पंडित लाइफ का मॉक देख सकते हो। उसके अंदर मेरा टोटल स्कोर रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर, इंग्लिश, सब कुछ मैं प्रॉपर लिखता था। क्या मेरी परसेंटाइल रही, क्या एक्यूरेसी रही। इससे फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि जब आप, जैसे ये तो मैंने 15 की फ़ोटो में यहाँ लगा पाया है, लगभग ऐसे 60-70 मॉक मैंने दिए थे उस टाइम। आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी, आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, कहाँ आपकी गलती हो रही है। और सबसे मेन बात है कि आपको परसेंटाइल आपका दिखने को मिलेगा। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो कि जो मेरी परसेंटाइल रही 85, 89, 99 तक परसेंटाइल गई, 80 भी आई। तो वो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ, क्या आपकी वीकनेस है, कहाँ आप मतलब पीछे चल रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये अगर आप शीट बनाओगे तो इसको प्रॉपर एक सिंगल सिंगल मॉक आपको पता चलता रहेगा। और दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको एक मॉक की एरर की कॉपी बनानी है, जिसके अंदर आपकी मॉक को प्रॉपर आप एनालाइज करोगे, जो जो आपकी गलतियाँ होंगी वो लिखोगे। सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर देख सकते हैं जैसे 48 स्कोर आया, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ईज़र लेवल पर लगी मुझे। एक क्वेश्चन था जो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया। सबसे पहले तो जो एनालिसिस करनी है उसके अंदर क्या करना है, आप रीजनिंग के अंदर मैं आपको एक तरीके से, आप ये मान लीजिए कि मैं कैसे अटैम्प्ट कर, मतलब कैसे एनालाइज करता है इस मॉक को प्रॉपर कॉपी के ऊपर। मैं आपको उसको एक रफ आइडिया देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा कि आपको जो क्वेश्चंस होंगे उनको 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करना है। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा आपका नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हो गए। सेकंड आएगा जो आपके गलत क्वेश्चन होंगे। और थर्ड आएगा जो आपने सॉल्व कर लिए लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कि आप कल को वो दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, या काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट लगा, यूनिक लॉजिक लगा, तो आप उसको भी नोट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है नॉट अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टेड के अंदर जो मेरा था वो था क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें फैमिली के रिगार्डिंग पूछा गया था, जैसे बायो का क्वेश्चन बनता है ये। और रीजनिंग के अंदर आपको पता है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट था, कि आप बता सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट लॉजिक था, कि आपका कभी रिपीट भी ना करे, पर मुझे लगा कि नहीं, नोट करना चाहिए। क्या पता कभी एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें साइंस के अंदर, जीके के अंदर भी देखने को मिल जाए। इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर नोट करेंगे। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा, अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन होता है, मान लीजिए जैसे मेरा स्मोक के अंदर कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं नोट करेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई रॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो हम उसको पहले देखेंगे कि वो वीक कंसेप्ट की कैटेगरी में आएगा कि सिली मिस्टेक की कैटेगरी में। मान लीजिए आपका कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको पता लगा कि या तो उसमें आपने कोई, मान लीजिए मेल फीमेल को प्लस माइनस लगाने में, या कोई उस चीज़ में अगर आपने गलती कर दी, तो उसको हम एक सिली मिस्टेक में काउंट करेंगे, कि आपको कंसेप्ट प्रॉपर पता था कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी, उस वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसको हम सिली मिस्टेक के अंदर क्वेश्चन को लिखेंगे। मान लें आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप उनको प्रॉपर से नोट करिए, ताकि आपको अगली बार जब नेक्स्ट मॉक दो, तो आप इस जब कॉपी को रिवाइज करोगे, आपको पता लगना चाहिए कि पिछली बार 2 सिली मिस्टेक हुई थी, इस बार हमें इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको एक आइडिया रहता है। और दूसरा आ गया वीक कंसेप्ट। वीक कंसेप्ट को मान लीजिए वही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, आपने उस पर टाइम तो दिया, पर आप मतलब कुछ आधा सॉल्व कर पाए, लेकिन उसके आगे नहीं पता चल पाया कि क्या होगा, क्या कैसे सॉल्व होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर में आपका कंसेप्ट वीक है। आपको वो चैप्टर फिर से एक बार करने की ज़रूरत है, उसके आपको 100-120 क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। इसको हम रॉन्ग क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। थर्ड आ जाएगा हमारा, जो आपने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे क्वेश्चन 14 था, जैसे इसके अंदर ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन था, इसी के अंदर जैसे मैंने 14 साढ़े 14 मिनट लगे मेरे को यहाँ। इसमें से 2 मिनट तो सिर्फ मेरे इसी क्वेश्चन पे गए, क्योंकि आप इसका खुद लॉजिक देख लीजिए, कितना एक यूनिक लॉजिक है।
सो ये जैसे कोई यूनिक लॉजिक आपको मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट आपको मिल गया, तो चाहे आपने सॉल्व कर लिया लेकिन स्टिल आप उसको नोट करिए ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ दोबारा। मान लीजिए यही अगर लॉजिक फिर से एक बार एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है, तो 90% एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम उस टाइम दे रहे होंगे, वो इसको मतलब छोड़ के आएँगे या गलत करके आएँगे। सो ऐसे जो यूनिक लॉजिक्स आएँगे या जो आपको इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, उनको आप नोट करिए इस कॉपी के अंदर ताकि आप उनको बार-बार रिवाइज कर सकें। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वांट। क्वांट के अंदर 23 अटेम्प्ट कर पाया था मैं सेक्शनल टाइमिंग की वजह से। बाकी 2 क्वेश्चन भी जैसे ये नॉट अटेम्प्टेड में आए 15 और 24, इसमें से 15वां क्वेश्चन था जो मैं अटेम्प्ट कर सकता था अगर टाइम होता, पर सेक्शनल टाइमिंग जो से इतनी मुझे आदत नहीं है, जैसे सिर्फ 2-3 मौके दिए मैंने इससे पहले इस बार, वो भी काफ़ी टाइम बाद, अभी मतलब सीजीएल 2025 के रिजल्ट के बाद सिर्फ अभी 10-15 दिन हुए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कंटिन्यू करी। सो इसके अंदर जैसे नोट अटेम्प्टेड के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए हमारे 15 और 24। इस इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि प्रॉपरली आप इनका नोट करिए इन क्वेश्चंस को। इसके बाद नोट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इनको रफ कॉपी के अंदर सॉल्व कर लीजिए और जितनी बार आप इन क्वेश्चंस के ऊपर आएँगे आप इनको सॉल्व करके देखिए। और दूसरे ऑप्शन है कि आप साथ के साथ इनका सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए नीचे ही, ताकि जब भी आप मॉक कॉपी को रिवाइज़ करेंगे आप एक बार सॉल्यूशन भी देख लेंगे, और अगर आपको लगेगा कि आपको एक बार नीड है इसको सॉल्व करने की, तो आप एक बार क्वेश्चन को देख के आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। सो जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, चाहे थोड़ा ईज़ी हो, अगर बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन था आप टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप उसको बेसिकली जैसे टाइम पूरा होने के बाद एनालाइज़ करते टाइम सिर्फ उसको सॉल्व करके देखिए और उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन आपको लगता है थोड़ा अच्छा कंसेप्ट था, तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए कॉपी के अंदर, और जब भी आप रिवाइज़ करें तो उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड रॉन्ग क्वेश्चन। रो क्वेश्चन के अंदर सेम वीक कंसेप्ट और सिली मिस्टेक के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जैसे अब ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट बहुत ईजी कंसेप्ट है, लाइक आप पता नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि 95% बच्चों जिसने ये मॉक दिया उन सबका ये क्वेश्चन सही हुआ, लेकिन मेरा गलत हुआ क्योंकि मैं उस टाइम नहीं, मतलब रिमाइंड मेरे दिमाग में नहीं आ पाया कि क्या कंसेप्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, इसका शायद मैंने जैसे ये रेशो गिवन थी और मैंने यही सेम रेशो लगाई। मुझे लगा कि हाँ शायद ये सेम वो वाला कंसेप्ट है जिसमें सेम रेशो होती होगी, लेकिन ये दूसरा कंसेप्ट था, तो मुझे पता चला कि ये मेरा वीक है कंसेप्ट, तो मुझे इसको एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन भी नोट किया और साथ में इसका प्रॉपर नोट किया कि हाँ ये कंसेप्ट था और इसका सोल्यूशन ऐसे होता है। ठीक है, प्रॉपर इसको नोट करेंगे और सिली मिस्टेक हम सेम वही रखेंगे। अगर हमको लगता है कि आपने कोई प्लस माइनस में सिली मिस्टेक कर दी, या आपने सिली मिस्टेक करी, मान लीजिए आपसे डायमीटर पूछा गया था, आपने रेडियस बता दिया। कई बार क्वेश्चंस के होते हैं हम प्रॉपर क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है और लास्ट में पूछा जाता है कि आप हाफ बता दीजिए वॉल्यूम का, आपसे वॉल्यूम पूछी गई मान लीजिए टैंक की, और वो पूछ लेते हैं कि हाफ बता दीजिए कि हाफ कितने टाइम में फिल होगा, हम वो हाफ पढ़ना भूल जाते हैं। वो सारी हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, हम उनको स्पेशली नोट करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि ये मिस्टेक्स हम एग्ज़ाम के अंदर नहीं करेंगे, कि ये तो यहाँ होगी, कोई बात नहीं आगे से नहीं करूँगा, पर आप उनको नोट करिए, वरना आप बार बार वही सिली मिस्टेक्स रिपीट करते चलेंगे, तो उनको आपको अच्छे से नोट करना है। उसके बाद थर्ड आ जाता है सेम, सॉल्व किए लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट है उनको नोट करना है। जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने सॉल्व किए थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे। सबसे पहले तो जैसे स्लोप है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा है कि बार बार अगर मॉक कॉपी के अंदर लिखेंगे तो रेगुलरली रिवाइज होता रहेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला इसको उसके अंदर नोट करेंगे ताकि जब भी हम मॉक कॉपी को रिवाइज करें तो ये फॉर्मूला रेगुलरली रिवाइज होता रहे। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आते हैं इससे, और वो 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा और आपको फॉर्मूला याद होगा, आप रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे। तो दूसरा आ जाता है, जैसे ये पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। पिछले 1-2 साल से एसएससी के मतलब काफ़ी क्वेश्चन जिससे आने लगे, उससे पहले नहीं पूछे जाते, सिर्फ मेंसुरेशन से बेसिक क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब एसएससी का काफ़ी जो मेन पार्ट मेंसुरेशन का वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहता है। प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, इनके एरियाज, लेटरल सरफेस, वॉल्यूम्स, इन सब के ऊपर बेस्ड रहता है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी मैंने नोट किया कि ताकि जितना हो सके ये मैं रिवाइज़ कर पाऊँ बार-बार। सो नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को हमें हर सब्जेक्ट में सिर्फ इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर आप डिवाइड करिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो पाया, मैंने अटेम्प्ट सारे किए थे, अटेम्प्ट को कोई ये नहीं था, कोई अटेम्प्ट मैं इंग्लिश के अंदर हमेशा से रहा है कि मैं अटेम्प्ट सारे करता हूँ। मेंस के अंदर भी मैंने आपको पहले भी आपको पता हो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं कि मैंने 135 आउट ऑफ 135 स्कोर किया, तो उसमें भी ये था कि स्टार्टिंग से एक इंग्लिश के अंदर मुझे सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। सो दूसरा इसके रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, ये था वो कैब थी, काफ़ी टाइम मतलब रिवीजन नहीं हुई काफ़ी टाइम से, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो इसको प्रॉपर हम नोट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के अंदर उसके बाद आया था सॉल्व, जो सॉल्व किए लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जैसे ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व किए, आंसर भी सही हुआ, लेकिन मुझे लगा कि इनको इंपॉर्टेंट है तो नोट करना चाहिए। सबसे पहले देखा था प्रूफ ऑफ कोडिंग इज इन इट्स ईटिंग, इसका जो आंसर था वो था रियल टेस्ट ऑफ समथिंग इज इन इट्स प्रैक्टिकल यूज़, ये इसका आंसर था। सो ये क्वेश्चन लाइक मुझे नहीं याद आया कि मैंने ब्लैक बुक के अंदर कभी पढ़ा था,
अगर पढ़ा होगा तो शायद मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन तो मुझे लगा कि इसको हमें नोट करना चाहिए। सेकंड आ जाता है मैलेडिक्शन, जिसका मतलब सिनोनियम पूछा गया था जो था कर्स। ये भी मुझे लगा कि काफ़ी टाइम एक अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है और मैं कई बार भूलता भी हूँ ये वाला वर्ड, तो इसको भी मैंने नोट किया, क्योंकि आपको कई वर्ड लगेंगे लेकिन आपको आते हैं, आपने क्वेश्चन सही किया लेकिन आपको पता है कि वो वर्ड आप कई बार भूल जाते हो या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट वर्ड है। क्या सकता है आपको ऑप्शंस के अंदर वो कोई, मान लीजिए मैलेडिक्शन था, आपको कर्स हो गया, इलनेस थी, मैं कर्स और इलनेस में काफ़ी टाइम कंफ्यूज रहा ऑप्शन के अंदर कि शायद इलनेस भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। मैं थोड़ा उस तरीके से अप्रोच लेके चलता हूँ, पहले वर्ड देखता हूँ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस अकॉर्डिंग उसका सिनोनिम पे पहुँचने की ट्राई करता हूँ मैं। तो कर्स इलनेस दोनों नेगेटिव लगे, तो मुझे लगा कि नहीं ये वर्ड नोट करना चाहिए, कि अगर मैं इलनेस लगा देता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। सो ऐसे वर्ड्स हमें नोट जरूर करने चाहिए। आप सही कर, मतलब आपने सही भी कर दिया, स्टिल आप उनको नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनर कई बार एक जैसे सिनोनिम दे देगा तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये क्वेश्चंस हमें ज़रूर नोट करने हैं। उसके बाद थर्ड ही मैंने लिखा, जैसे एक मतलब ग्रामर का रूल था कि जैसे जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं टुगेदर विद से जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है जो पहले नाउन आता है। जैसे द अमोल टुगेदर विद राघव वेलकम्स द न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली। सो इसमें अमोल और राघव दोनों है, अगर हम ये सोच के प्लूरल सोच के अगर यहाँ पे वेलकम कर देते हैं तो ये हमारा एरर हो जाता है। और इसके यही वहाँ पे एरर था, इसका जो आंसर यही बनता है कि जो अगर टुगेदर विद के साथ हमने ज्वाइन कर दिया तो जो वर्ब आएगी वो जो पहले वाला नाउन होगा जो कि अमोल है जो कि सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वेलकम जाएगा। सो ये था। तो ये जो मुझे रूल भी अच्छा लगा कि ये रिवाइज होता रहेगा इस बार, तो मैंने ये रूल भी नोट किया कॉपी के अंदर। सो उसके बाद आ जाता है जनरल अवेयरनेस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी काफ़ी अच्छा स्कोर मिला। सो पहले आ जाता है नोट अटैम्प्टेड। जीके के अंदर आप देखेंगे कि आपका अटैम्प्ट जैसे 16 था, मेरा 14 से 16 के लगभग इतने अटैम्प्ट रहता है। कभी कभी हो सकता है अगर 10 12 18 भी रहता होगा, लेकिन इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो आपने नहीं अटैम्प्ट की उसमें से सिर्फ आपको रेलिवेंट क्वेश्चन लिखने हैं। टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, पंडित कहीं से भी आप लगाएंगे आपको मिनिमम मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके लिए इररेलेवेंट होने वाले हैं। अगर हम हर मॉक से 8 से 10 क्वेश्चन, अगर सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं सिर्फ हम आंसर नोट करने वाले, 8 से 10 क्वेश्चन का अगर आप मान लीजिए नोट करेंगे तो आप मान के चलिए कि वो एक पेज बनने वाला है। अगर आप हर मतलब एक पेज बनाते गए हर मॉक का, तो आप पता नहीं 60 से 70 यही बन जाएंगे आपके पेजेस, जिनको आपको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हमें ट्राई ये करना कि हम सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस को नोट कर पाएँ। इसके आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन आया था, द ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया। एक ट्राइबल फेस्टिवल है भगोरिया, वो हमारे हिंदू फेस्टिवल से एक वीक पहले मनाया जाता है, तो बताइए कौन सा हिंदू फेस्टिवल जिससे एक वीक पहले मनाया जाता है। सो अगर हम ये सब नोट करने लगे कि होलिका दहन से एक वीक पहले मनाया जाता है वो भगोरिया फेस्टिवल है, सो एक ये इरेलीवेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या पता पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से रेलिवेंट क्या है कि भगोरिया जो फेस्टिवल है तो ट्राइबल फेस्टिवल है, और ये कौन सी ट्राइब बनाती है, सबसे पहले भील और भिलवला ट्राइब्स, ये दो ट्राइब्स हैं। हमें ये नोट जरूर करना है कि भगोरिया ट्राइबल फेस्टिवल है, उसके ये दो ट्राइब सेलिब्रेट करती हैं, और कौन सी स्टेट्स में होता है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसका रेलिवेंट पार्ट है जो हमें जरूर नोट करना है। और ये वो पार्ट है जो इरेलीवेंट है, इसको आप बस एक दो बार पढ़ लीजिए, आपके माइंड में रह जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रह जाता है आपके माइंड में। लेकिन जो मेन रेलिवेंट पार्ट है, जैसे भगोरिया की ट्राइब्स कौन से जो सेलिब्रेट करती है और कौन से स्टेट्स में होता है, ये हमारा रेलिवेंट पार्ट है, इसको हमें मेनली नोट करना है। सो हमें बचना क्या है कि हमें इरेलीवेंट चीज़ों से बचना है जब नोट करेंगे, और रेलिवेंट चीज़ें हमें सिर्फ नोट करनी है ताकि एग्जाम के अंदर हमारा फ़ायदा हो पाए। दूसरा आ जाता है रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन रॉन्ग्स गए, इनको हम प्रॉपरली, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको सेम जीके के अंदर आपको ये चीज़ तो लेके ही चलने की रेलेवेंस जो है जिन चीज़ों की आपको लगता है वो खुद फील होगा कि ये चीज़ रेलेवेंट है। आपको क्वेश्चन देखते कई बार तो लगेगा ये भी नोट कर लो ये भी नोट कर लो, अगर आप ऐसे चलोगे तो आप एक कॉपी सिर्फ जीके से ही भर सकते हो, और आपको सिर्फ वहाँ प्री के अंदर सिर्फ 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। जैसे ये बुक्स है, बुक एंड ऑथर आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, और ये रिसेंट का क्वेश्चन था, चंद्रेशन रायन जी ने बुक लिखी है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गट्स एंड ग्लोरी, तो मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो ये हमें नोट करना चाहिए। और दूसरा था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, ये करंट अफेयर का भी पार्ट था। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल नोट करेंगे कि ये नेशनल यूथ डे पे सेलिब्रेट हुआ। नेशनल यूथ डे हमें पता होना चाहिए कब होता है, कहाँ हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। इसका एक और पॉइंट था कि नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्ट लिया। सो जो करंट का मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा, हम वो इम्पोर्ट लिखेंगे कि हाँ ये रेलिवेंट है, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बुक्स एंड ऑथर है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा जा सकता है। सो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम सिर्फ वो नोट करेंगे, हम सारा मतलब 25 के 25 क्वेश्चन नहीं उतारेंगे कॉपी के अंदर कि ये गलत हो गया ये भी लिख दो, ये गलत हो गया ये भी लिख दो, नहीं। जो आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, मान लीजिए कोई आर्टिकल था जो आपको नहीं आता था, आपको पता है कि आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो आप ज़रूर नोट करिए।
लेकिन ऐसा है कि आगे मान लीजिए कोई भी आर्टिकल के आगे A1 लगा के आपसे पूछा गया, लेकिन आपको पता है कि उसकी इतनी रेलेवेंसी नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था कि बच्चे खुद 7 से 8% बच्चे उसको सॉल्व कर पाएँ, तो उस क्वेश्चन को नोट मत करिए। उसके बाद आ जाता है सॉल्व किया लेकिन इंपॉर्टेंट था, जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये ग्रे रेवोल्यूशन इसका फॉलोइंग मैच था, फॉलोइंग था मे भी शायद। और सो इसके अंदर से 4 पॉइंट्स थे, ये तो आपको नोट कर, ये सही हुआ था मेरा, लेकिन ये 4 पॉइंट तो मैं नोट करने करने, लेकिन साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की थी, किसके बारे में आया, ब्लू रेवोल्यूशन थी, वाइट रेवोल्यूशन थी, गोल्डन रेवोल्यूशन थी, ये भी हमें नोट करनी है। साथ में इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप और भी नोट कर सकते हो, जैसे ये जैसे वाइट रेवोल्यूशन हो गया, ये किसने दिया था, बर्गेरियन चीज़ उन्होंने दिया था। उसके बाद में आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन, अब मैं स्वामीनाथन का नाम आ जाता है इंडिया के अंदर जो लेके आए थे। ये चीज़ें में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होगी ना आप नीचे, वो हम जीके के अंदर जरूर नोट करके चलेंगे, लेकिन उसमें भी वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको ये जो की पॉइंट्स के बाद यहाँ की पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये कम से कम आपको 1 पेज जितना मटेरियल टेक्स्ट बुक यहाँ प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस 1 पेज के मटेरियल में से जो 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमें निकालने होंगे हमारे मॉक एनालिसिस के टाइम। यही आपके एनालिसिस होने वाली जो आपको फ़ायदा करेगी कि आपको इतना मटेरियल दिया जाएगा, उसमें से आपको देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमें सिर्फ वो मान लीजिए एक तरीके से छांटना है आपको वहाँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैं नोट करूँगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, इसको मैं नोट करूँगा। जैसे इसमें मुझे लगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाइट रेवोल्यूशन किसका था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है, तो हमें इसको भी नोट करना चाहिए। सो ये हो जाता है। सो सबसे लास्ट के अंदर डोनाल्ड नॉर्मन का एक कोट है, टू मी एरर एनालिसिस इज द स्वीट स्पॉट फॉर इम्प्रूवमेंट। सो अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, आपका स्कोर 110 120 आ रहा है, आप इजीली सिर्फ और सिर्फ एरर एनालिसिस करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेसेस देखिए, उन पे काम करिए, क्या गलतियां हो रही है, उन गलतियों को सुधारना कैसे, उस पर काम करिए। आप इजीली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप सिर्फ मान लीजिए 10 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, अच्छे से एनालिसिस करिए, तो आपको 10 दिन के अंदर ही आप कम से कम 10 से 15 मार्क्स से आपको इम्प्रूवमेंट ईजिली देखने को मिलेगी। सो मॉक्स की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी एक बताया था आपको कि आप 5 मॉक लगा लीजिए जिसके आप एनालिसिस नहीं कर रहे, और आप 1 मॉक लगाइए जिसके आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो आपका 1 मॉक आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। सो एनालिसिस करिए और इस कोड को अपने माइंड के अंदर लेके चलिए कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। उस पर टाइम लगेगा आपको, एक मौके ऊपर कभी कभी स्टार्टिंग में आपको 2-2 घंटे भी लगेंगे, लेकिन वो 2 घंटे आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएंगे, ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो थैंक यू।